दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया की बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर, और इन कंपनीज में से भी एक ऐसी कंपनी को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे हर पैरामीटर पर टॉप रैंक पर रहेगी। अब दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ एक ऐसी बेस्ट कंपनी सजेस्ट नहीं करूंगा जहां से आपको अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहिए, बल्कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 से 3 बेस्ट कंपनी सजेस्ट करूंगा और आप अपनी मर्जी से इनमें से किसी भी कंपनी से अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज कर सकते हो। अब इस कैलकुलेशन में हम टोटल 5 पैरामीटर्स पर सभी कंपनीज को कंपेयर करेंगे, और जो कंपनीज इन सभी पैरामीटर्स पर खरी उतरेंगी सही लिहाज में, उन कंपनीज से ही आपको अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर किसी इंसान को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी उस इंश्योरेंस क्लेम के भरोसे ही रह जाती है। ऐसे में अगर गलती से किसी गलत इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया और अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद फैमिली को ना तो क्लेम मिलता है और ना ही सर्वाइवल के लिए एक अच्छी जिंदगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपने लिए टर्म प्लान परचेज करना। मैं एक बार फिर आपको अवेयर करता हूं कि ना जाने कितने लोगों ने टर्म प्लान जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज पर स्पॉन्सर वीडियो बना रखी है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिमाग से डिसीजन लें और ऐसे ही किसी के कहने से अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट ना करें। इवन मैं आपको ये तक सजेस्ट करूंगा कि मेरी ये वीडियो पूरी देखने के बाद खुद भी क्रॉस चेकिंग के लिए IRDAI की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भले ही मेरे दिखाए डाटा को भी कंपेयर कर लें, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छी कंपनी से लेना बहुत ज़रूरी है। और एक पुरानी कहावत भी है कि दीवार पर टंगी फोटो को भी लोग तभी याद करते हैं जब कोई पीछे पैसा छोड़ के जाता है। अब जिन 5 पैरामीटर्स पर हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो, अमाउंट सेटलमेंट रेशो, असेट अंडर मैनेजमेंट, सोल्वेंसी रेशो और क्लेम कंप्लेंट रेशो। इन सभी की हेल्प से हम बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी साल 2023 की कौन सी है इसका पता लगाएंगे। अब सबसे पहले एक बार हम क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो को समझते हैं। अब क्लेम सेटलमेंट रेशो का सिंपली मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, इस कंपनी के पास अगर मान लीजिए टोटल 100 क्लेम्स आते हैं और इस 100 क्लेम्स के अंदर से ये कंपनी 98 क्लेम्स को पास कर देती है, तो इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो बनेगा 98%। अब जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो होता है वो कंपनी सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज की डेट में कंपनीज बहुत ज़्यादा क्लेवर हो गई हैं। कंपनीज क्या करती हैं कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी अमाउंट का क्लेम आया तो उसे तो एक बार के लिए होल्ड कर लेती हैं कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाकर, लेकिन जो छोटे छोटे क्लेम्स आते हैं उन्हें कंपनी पास करती चली जाती है। तो ऐसे में अगर ये मान के चलो कि कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए जिसमें से कंपनी ने 98 क्लेम्स तो पास कर दिए, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 98% पे पहुंच गया। लेकिन जो 2 क्लेम्स कंपनी ने रिजेक्ट किए, मान लो कि दोनों क्लेम्स 5-5 करोड़ के थे, तो बड़ी अमाउंट के क्लेम्स कंपनी ने रोक लिए, लेकिन छोटे छोटे जो क्लेम्स थे वो सारे पास कर दिए। वहीं आज की डेट में अगर आपको ढंग से चेक करना है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या कंपनी एक तरह से क्लेम को पास कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए ज़रूरी है अमाउंट सेटलमेंट रेशो को चेक करना। जैसे अगर मान लो कंपनी के पास टोटल 100 करोड़ के क्लेम आए और उसमें से कंपनी ने 98 करोड़ के लोन पास कर दिए, तो अमाउंट सेटलमेंट रेशो हो गया 98%। जैसे अब इन दोनों एग्जाम्पल को हम समझते हैं। मान लो कोई कंपनी बहुत क्लेवर है, उसने क्या किया, उसके पास टोटल 100 क्लेम आए, उसमें से उसने 98 क्लेम तो पास कर दिए, तो क्लेम सेटलमेंट रेशो 98%। लेकिन जो 2 क्लेम उसने रोके वो दोनों ही क्लेम 5-5 करोड़ के थे। तो वहीं अगर मैं अमाउंट सेटलमेंट रेशो की बात करूं तो मान लो कंपनी के पास टोटल 100 करोड़ के क्लेम्स आए थे जिसमें से उसने 98 क्लेम तो पास कर दिए, यानी उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो 2 क्लेम कंपनी ने होल्ड किए हैं वो दोनों ही 5-5 करोड़ के थे। तो टोटल जब 100 करोड़ का क्लेम कंपनी के पास आया तो कंपनी ने उसमें से सिर्फ 90 करोड़ ही पास किए, यानी सिर्फ 90 करोड़ का ही क्लेम सेटल किया। इसीलिए कंपनी का जो अमाउंट सेटलमेंट का जो रेशो है वो हुआ सिर्फ 90%। यानी आप आज की डेट में देखो, ऐसा नहीं कि क्लेम सेटलमेंट रेशो के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो कितना है। अगर पता लगे कि क्लेम सेटलमेंट रेशो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशो कुछ है ही नहीं, तो दोनों को आपको कंपैरिजन करना है। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक एक चीज़, एक एक पैरामीटर पे आपको आपके सामने ही IRDAI की वेबसाइट से सारा डाटा उठाया है, आपके सामने ही पूरा कंपैरिजन हम करेंगे। उसके बाद बाकी एक बार और फैक्टर्स को भी हम समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो अभी तक यहां पर क्लियर हो गया है।
उसके बाद अभी हम आगे समझते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पैरामीटर को ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा वो कंपनी इंश्योरेंस के लिए अच्छी है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी कितना पैसा मैनेज कर रही है। जितना ज़्यादा पैसा कंपनी मैनेज करेगी उतना ज़्यादा ही कंपनी कैपेबल होगी पे करने के लिए अगर कोई भी क्राइसिस आ जाता है। आप चाहो तो इस फैक्टर को कंसीडर कर सकते हो अपनी पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन अगर आप इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा गौर से कंसीडर करोगे तो आपको सभी सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज टॉप रैंक पर मिल जाएंगी। लेकिन क्या आज की डेट में सच में गवर्नमेंट कंपनीज बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं? अगर आप आज की डेट में कंपेयर करो तो मुझे नहीं लगता कि जो भी सरकारी कंपनी है एक तरह से बेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं। क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं, यानी आप आज की डेट में अगर ये देखते हो कि ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा एसेट मैनेज करती हैं, तो आपको सारी गवर्नमेंट कंपनीज मिल जाएंगी। तो आप इस फैक्टर को चाहो तो कंसीडर कर भी सकते हो, और अगर आप इसे इग्नोर करना चाहो तो इसे इग्नोर भी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम कंसीडर करेंगे वो है सोल्वेंसी रेशियो। अब सोल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है और कंपनी के पास एसेट कितने हैं। और IRDAI के रूल्स के हिसाब से ये एसेट 150% होने ही चाहिए कंपनी की लाइबिलिटी के। ये इसलिए ज़रूरी होता है चेक करना कि कल को अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी के पास एटलीस्ट इतना पैसा तो हो कि वो पे कर सके। जितना ज़्यादा सोल्वेंसी रेशियो होगा उतना ही आप एक तरह से कह सकते हो कि वो अच्छी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब इसके बाद काफ़ी लोगों का एक सवाल ये आता है कि हमें किस एज में अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज करना चाहिए। तो टर्म प्लान का सिंपल सा आंसर ये है कि जितनी जल्दी आप अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी आपका प्रीमियम सेट होगा वो एक तरह से लॉक हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आज किसी की एज 18 साल है तो 18 साल की एज में आपको इजीली 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक अपने लिए 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान मिल जाएगा। अगर आज किसी की एज 18 साल है और मान लो कि इस 18 साल के व्यक्ति ने अपने लिए टर्म प्लान जो परचेज किया वो परचेज किया 70 ईयर्स की एज तक, तो अगले पूरे 50 साल तक, यानी अगले पूरे एक तरह से 52 साल तक इसको जो इसका मान लो आज इसका जो प्रीमियम बना वो 800 रुपये पर मंथ बना, तो आज से 50 साल के बाद भी इसे 800 रुपये ही भरने हैं हर महीने। यानी जो भी आपका प्रीमियम है वो लाइफ टाइम तक, जब तक आपने अपने लिए टर्म प्लान परचेज किया है तब तक आपका सेम ही प्रीमियम रहेगा। प्रीमियम एक तरह से लॉक हो जाता है। दूसरा सवाल ये आता है कि किन लोगों को टर्म प्लान लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ज़रूर लेना चाहिए कि जैसे जिसकी सिंगल डिपेंडेंसी है पूरी फैमिली पे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी फैमिली उसके भरोसे ही चल रही है, उन्हें तो 101% अपने लिए टर्म प्लान लेना ही चाहिए। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? अगर मान लो इमेजिन करो कि कोई फैमिली है जिसमें हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, दादा दादी की रिटायर्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, पेंशन का पैसा इकट्ठा है और अभी भी सरकार से पेंशन आ रही है। यानी ऐसी बहुत फैमिलीज होती हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है, सारे फैमिली में 4-5 लोग हैं, हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई अच्छी जॉब कर रहा है या कुछ एक अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे केस में आप इग्नोर भी कर सकते हो कि ठीक है जब फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 के 5 ही अर्न कर रहे हैं, तो कल को अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चों की लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तो ऐसे लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर कोई आप ये इमेजिन करो कि अगर आप अपनी फैमिली में ऐसे हो कमाने वाले और पूरी फैमिली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आपको तो मतलब एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए और टर्म प्लान अपने लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको परचेज कर लेना चाहिए। अब एक सवाल ये आता है कि किस एज तक आप टर्म प्लान ले, मतलब किस एज तक आपको अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। तो इस केस में ये मान के चलो कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बोलते हैं हम 70 ईयर्स तक ही आपको टर्म प्लान देंगे, यानी जब तक आपकी ये 70 ईयर्स हो जाएगी तब तक ही देंगे। कुछ बोलती हैं 85 ईयर्स तक, और कुछ कंपनीज है जो बोलती है कि 99 ईयर्स तक जो आपकी एज है तब तक हम आपको टर्म प्लान देंगे। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मुझे 70 ईयर्स तक के लिए अपने लिए टर्म प्लान चाहिए, तो काफ़ी लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि 70 साल की एज तक मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे क्या जरूरत है, अगर कुछ मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो मेरी फैमिली के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है आज 99 ईयर्स तक के लिए ले लेते हैं, जब भी कुछ मिसहैपनिंग होगी तो फैमिली को एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो मिल जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको 70 साल तक के लिए चाहिए, 85 साल तक का अपना लाइफ कवर चाहिए, या 99 ईयर्स तक के लिए अपना लाइफ कवर चाहिए। जितना ज़्यादा लाइफ कवर बढ़ाओगे, एज बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। तो ये प्रॉपरली आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इस टर्म प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक कंफ्यूजन मार्केट में ये भी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि यूलिप प्लान क्या होता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है और टर्म प्लान क्या होता है।
सबसे पहले एंडोमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो एंडोमेंट प्लान को मनी बैक या गारंटीड प्लान भी आप कह सकते हो, यानी लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें होती हैं, जहां पर आपके प्रीमियम का कुछ पोर्शन लाइफ कवर के लिए चला जाता है और कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो मैंने 10 सालों के लिए एक एंडोमेंट प्लान चूज़ किया। अब इस एंडोमेंट प्लान की सबसे बेकार बात तो यही है कि एंडोमेंट प्लान में आपको ज़्यादातर कंपनीज 30 ईयर्स तक यानी 30 साल का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देती है। तो अगर किसी की एज 20 साल है तो उसकी पॉलिसी 50 साल बाद खत्म हो जाएगी और रिस्क तो शुरू ही 50 साल के बाद होता है। यानी एंडोमेंट प्लान का ज़्यादा फोकस इन्वेस्ट पर्पस पर होता है बजाय कि लाइफ कवर देने के। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हमेशा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट खुद ही करनी चाहिए और लाइफ कवर के लिए एंडोमेंट प्लान या यूलिप के चक्रों में ना पड़कर टर्म प्लान ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हो तो ना तो आपको एक बड़ी अमाउंट का लाइफ कवर मिलेगा और ना ही अच्छे रिटर्न्स। लेकिन फिर भी आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, किसी भी एजेंट से पूछ लेना कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, तो वो हमेशा आपको एंडोमेंट प्लान ही देगा। आप ये मान के चलो कि एक एंडोमेंट प्लान बेचने पर एजेंट्स को 25 से 30% का कमीशन मिलता है, वहीं टर्म प्लान बेचने पर कुछ खास कमीशन नहीं मिलता। अब एक कैलकुलेशन से हम समझते हैं कि एंडोमेंट प्लान क्यों खराब होते हैं। मान लो मैं 2150 रुपए हर महीने एंडोमेंट प्लान लेने के लिए स्पेंड करता हूँ और मान लो कि ये प्लान 10 सालों के लिए मैंने लिया, तो एक साल में मैंने इन्वेस्ट किए 2150 रुपए इंटू में 12 यानी 25,800 रुपए। अब IRDAI के रूल्स के हिसाब से कंपनीज को 10 टाइम्स सम एश्योर्ड तो एटलीस्ट देना ही होगा जितना भी पॉलिसी होल्डर एनुअल प्रीमियम भर रहा है। तो इस केस में कंपनी को 25,800 जो मैंने एनुअल प्रीमियम भरा, इसका 10 टाइम्स यानी एटलीस्ट 2,58,000 ये तो कम से कम मुझे लाइफ कवर देना ही होगा। अब इस एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, टाटा AIA आपको 12 टाइम्स दे रहा है, यानी 3,96,000 रुपये का लाइफ कवर दे रहा है। यानी एक तरह से टाटा कवर बोल रहा है कि हम 10 टाइम्स नहीं देंगे लाइफ कवर, हम 12 टाइम्स देंगे। तो इस हिसाब से टाटा AIA अगर मान लो मैं 25,800 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे लाइफ कवर दे रहा है 3,96,000 रुपये का। अब आप खुद इमेजिन कर लो कि 25,000 रुपये साल का प्रीमियम देने के बाद आपको 3,96,000 रुपये का लाइफ कवर दे रहा है। अब आप खुद ही इमेजिन कर लो कि आप ऑलमोस्ट 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको सिर्फ 3,96,000 रुपये का लाइफ कवर मिल रहा है। यानी एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो क्या पूरी की पूरी फैमिली 3,96,000 रुपये में अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकती है जैसे वो पहले जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रिटर्न्स भी इनके देख लूँ तो सिर्फ 3.17% के रिटर्न्स आपको एक तरह से मिलेंगे। यानी आपका एक तो मेजर पोर्शन चला गया लाइफ इंश्योरेंस लेने में, और रिटर्न्स की बात करूँ जो आधा पोर्शन जो बचा है जो इन्वेस्टमेंट में लगा था उसमें भी सिर्फ 3.17% के ही आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो इंसान 6% आपको FD पे मिल जाएगा अगर आप अपना पैसा FD में इन्वेस्ट कर लेते हो। और यहाँ पर आपको सिर्फ 3.96 लाख रुपीस का लाइफ कवर मिलेगा। इतनी कम अमाउंट में आप ये सोच कर देखो कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली इतनी कम अमाउंट में सर्वाइव कैसे कर पाएगी, क्योंकि हमें तो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए। 3.96 लाख में आज की डेट में सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहीं इस एंडोमेंट प्लान में मान लो पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता, मान लिया कि इस एंडोमेंट प्लान में पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं हुआ, तो 10 साल बाद सिर्फ 3.17% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको 3,03,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यानी आपने 2,58,000 रुपये इन्वेस्ट किए और धीरे धीरे करके आपने 10 सालों में 2,58,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इतने लंबे टाइम के बाद आपको इसके बदले 3,03,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि बैंक में एक आप RD ओपन करवा के ही इन्वेस्टमेंट कर लो। यानी इतने बेकार ये एंडोमेंट प्लान्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और पॉलिसी जो एंडोमेंट पॉलिसी के भाई बहन की कैटेगरी में ही आती है उसे बोला जाता है यूलिप प्लान, यानी यूनिट लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। ये भी एक लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट है। बस एंडोमेंट प्लान में जो कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि वो आपको मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट बोल रही है, जैसे लास्ट एग्जांपल में कंपनी ने कहा कि हम आपको 3,03,000 रुपये देंगे, या यहाँ पे जो आपको एक तरह से प्रॉमिस किया गया था उतना ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यूलिप प्लान है उसके अंदर जो लाइफ कवर आपको बोला जाता है वो लाइफ कवर उतना ही मिलता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला जो पोर्शन है वो सारा पैसा कंपनी खुद एक तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो आपको हो सकता है कि रिटर्न्स एंडोमेंट प्लान से ज़्यादा भी मिल जाए, या फिर हो सकता है कि एंडोमेंट प्लान जितने भी रिटर्न्स ना मिले। तो यूलिप और एंडोमेंट दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फिर कौन सा आपको लाइफ कवर लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्लान आपको लेना है वो है टर्म प्लान।
टर्म प्लान में अभी हम ये भी कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है टर्म प्लान लेने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि टर्म प्लान होता क्या है। देखो, टर्म प्लान में आपको पैसा देना है हर महीने, और अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो जितने का भी आपका सम एश्योर्ड है उतना पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। यानी एक तरह से आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है, और कुछ भी हो गया तो आपने मान लो 50 लाख का कवर लिया तो 50 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया मैक्स लाइफ से। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको मैक्स लाइफ से ही टर्म प्लान लेना है या फिर मैक्स लाइफ कोई बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। ये बस एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक टर्म प्लान लिया अपनी 70 साल की एज तक के लिए। आज मेरी एज मान लो 28 साल है और मुझे हर महीने सिर्फ 1094 रुपये भरने हैं जब तक मैं 70 साल का नहीं हो जाता। ये 1094 रुपये का जो प्रीमियम है ये फिक्स हो गया, ये नहीं बदलेगा। आपको अपनी 70 साल की एज तक हर महीने सेम प्रीमियम ही भरना है। इस दौरान कभी भी मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मैक्स लाइफ की तरफ से दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आज मेरी एज 28 साल है। अगर मैं 18 साल का होता और तब टर्म प्लान के लिए अगर अप्लाई करता तो 750 से 800 रुपये तक मुझे 70 साल की एज तक टर्म प्लान मिल जाता, और टर्म प्लान का प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होता। यानी आप इमेजिन करो, आज आप 18 साल के हो और आपको 750 रुपये हर महीने एक तरह से भरने टर्म प्लान के लिए जब तक आप 70 साल के नहीं हो जाते। यानी ये सोचो कि आज से 50 साल बाद कितनी महंगाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको सेम अमाउंट का ही प्रीमियम भरना है। अब यहाँ तक की कहानी में ये तो समझ आ गया कि यूलिप और एंडोमेंट प्लान को एक बार के लिए साइड रखो और हमें अपनी इंश्योरेंस जो हमें लेना है उसके लिए हमें अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज करना है। लेकिन अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि टर्म प्लान किस कंपनी से लेना है। तो इसके लिए हमने टोटल 4 पैरामीटर्स पर कंपनीज को कंपेयर किया है। फिर देखते हैं कि इन चारों के चारों पैरामीटर्स पर कौन सी कंपनी टॉप रैंक पर रहने वाली है। अब टर्म प्लान को परचेज करते टाइम सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशो। तो यहाँ पर इंडिया की 13 बेस्ट कंपनीज को एक तरह से हमने कंपेयर किया है। उन सभी 13 की 13 कंपनीज का एक बार हम क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो है मैक्स लाइफ का 99.3%, उसके बाद भारतीय एक्सा का 99.1%, बजाज अलायंस का 99%, कोटक लाइफ का 98.8%, HDFC का 98.7%, कैनरा HSBC का 98.6%, LIC का 98.6%, टाटा AIA का 98.5%। ऐसे ही ये आपके सामने पूरी लिस्ट है इन सभी कंपनीज का जो इंडिया की बेस्ट 13 कंपनीज हैं, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो ये पूरा का पूरा आपके सामने। अब क्लेम सेटलमेंट रेशो में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मैक्स लाइफ का 99.3%। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैक्स लाइफ अच्छी कंपनी हो, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा होना ये नहीं है कि वो अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी उसका ज़्यादा होगा। तो हम अगली स्लाइड में अमाउंट सेटलमेंट रेशो से कंपेयर करेंगे कि क्या ये कंपनीज सच में अच्छी हैं या नहीं। लेकिन अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ही खराब है तो उसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इस लिस्ट से हमने पीछे जो लास्ट की 5 कंपनीज हैं उनको एक बार हमने रिजेक्ट ही कर दिया है। अब यहाँ पे अगली स्लाइड में हम ये देखते हैं कि इन कंपनीज का अमाउंट सेटलमेंट रेशो क्या है। तो अमाउंट सेटलमेंट रेशो में जो पिछली स्लाइड में क्लेम सेटलमेंट रेशो में कंपनी लैग कर रही थी, जैसे आदित्य बिरला की अगर हम बात करें तो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो बिल्कुल लो लेवल पे था, यानी अगर मैं आदित्य बिरला की बात करूं तो 98.1% था, जहां दूसरी कंपनीज का 99.3% था। तो यहाँ पे लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशो में सबसे पहले नंबर पे ही आदित्य बिरला है, तो जिसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो है 98.78%। वहीं मैक्स की बात करें तो अमाउंट सेटलमेंट रेशो में मैक्स बहुत पीछे चला गया, यानी सिर्फ 95.42% पे ही मैक्स आ गया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशो, अगर मैं अमाउंट सेटलमेंट रेशो की बात करूं तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी पीछे चला गया। तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं अमाउंट सेटलमेंट रेशो को, तो इसमें मुझे एक तरह से आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसका अच्छा है, इंडिया फर्स्ट का अच्छा है, बजाज अलायंस का अच्छा है, कैनरा HSBC का अच्छा है, LIC, कोटक लाइफ, मैक्स और भारतीय एक्सा, इनके जो अमाउंट सेटलमेंट रेशो है वो ठीक है। यानी ये जो है ये इनका ज़्यादा अमाउंट सेटलमेंट रेशो है। लेकिन अब यहाँ पे इन 2 कंपनीज को मैं एक तरह से हटा दूंगा, आदित्य बिरला को और इंडिया फर्स्ट को,
क्योंकि इन्हें इनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, लेकिन इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बिल्कुल लो लेवल पर था। तो यहाँ पे हमने जो टोटल कंपनीज शॉर्टलिस्ट की हैं वो है बजाज एलायंस, कैनरा HSBC, LIC, कोटक लाइफ, मैक्स और भारतीय एक्सा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं कंपेयर करूं तो सोल्वेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा आपकी है बजाज एलायंस की, उसके बाद कैनरा HSBC की और LIC की 1.76%। तो यहाँ पे टोटल हमने 3 कंपनी शॉर्टलिस्ट की, बजाज एलायंस, कैनरा HSBC और LIC। अब इस केस में आप चाहो तो कोटक लाइफ को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक और फैक्टर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्लेम कंप्लेंट रेशियो को। देखो ये जो कंपनीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आप किसी भी कंपनी से अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज कर सकते हो, बट हम अपने एक तरह से फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को और ज़्यादा डीप जा करके कंसीडर कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे एट लास्ट 2 से 3 ही कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे। बाकी आप चाहो तो अपने लिए बजाज एलायंस से भी ले सकते हो, LIC से भी ले सकते हो, कैनरा HSBC से भी ले सकते हो, कोटक लाइफ से भी ले सकते हो और मैक्स लाइफ से भी ले सकते हो। इनमें से किसी भी कंपनी से आप अपने लिए टर्म प्लान परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं सोल्वेंसी रेशियो की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने आपको 3 कंपनीज बताई जो बेस्ट बची लास्ट में, एक तो बजाज एलायंस, कैनरा HSBC और LIC। उसके बाद कंप्लेंट यानी क्लेम कंप्लेंट रेशियो की बात करें तो क्लेम कंप्लेंट रेशियो में आपको एक तरह से जो कैनरा HSBC है वो 24% चला गया। अब क्लेम कंप्लेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर मान लो टोटल 10,000 क्लेम्स रजिस्टर्ड हुए तो उसमें से कितने लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर की, तो यहाँ पे 24% बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्लेम कंप्लेंट रेशियो के फैक्टर पे कैनरा HSBC को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बजाज एलायंस और LIC, इन दोनों कंपनीज में से आप किसी भी कंपनी से अपने लिए एक टर्म प्लान परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस टर्म प्लान के ऊपर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।